बच्चों अब हम पढ़ चुके हैं कूलॉम का नियम। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। देखते हैं देखो कूलॉम नियम का सदिश निरूपण क्या है। कूलॉम नियम का सदिश निरूपण, कूलॉम नियम का सदिश निरूपण, सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्मेशन ऑफ कूलॉम लॉ, कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। अब देखो कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण क्या है। इससे पहले हमने एक फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश के परमाणु के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा कुछ एक नियम पढ़ा था हमने, उसे हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया था, लेकिन वो अदिश रूप में था। अब यहाँ हम पढ़ेंगे उसका सदिश निरूपण कैसे करेंगे। तो कूलॉम नियम के सदिश निरूपण की बात कर लेते हैं। देखो माना कि हमारे पास दो स्थिर बिंदुवत आवेश हैं। क्या हैं? दो स्थिर बिंदुवत आवेश जो किसी तल में स्थित हैं। जो कहाँ स्थित हैं? किसी तल में। माना कि ये आवेश Q1 है और ये आवेश क्या है? Q2 है। दो स्थिर आवेश हो गए, एक तो Q1 हो गया, एक कौन सा हो गया? Q2 हो गया। अब ये किसी तल में स्थित है। माना कि हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति के तहत इसको कार्तीय तल मान लेते हैं। तो कार्तीय तल में दो अक्ष हो जाएंगे x और y, और ये त्रिबिंब होता तो तीन हो जाते x, y और z। तो यहाँ ये तो कौन सा अक्ष हो जाएगा? ये y अक्ष हो जाएगा, y एक्सिस। ये कौन सा हो जाएगा? x एक्सिस। तो इसको किसी निर्देश तंत्र कह सकते हैं। निर्देश तंत्र कौन सा है? कार्तीय निर्देश तंत्र। तो x y तल में या किसी निर्देश तंत्र में Q1 और Q2 दो आवेश उपस्थित हैं। अब इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल कार्य करेगा, तो अब एक बात बताओ, Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? और Q2 आवेश के कारण किस पर लगेगा? Q1 पर। तो इसलिए देखो इसके कारण इस पर इसकी दिशा अलग हो गई, इस तरफ बल लग रहा है, इसी कारण इस पर इसकी दिशा अलग हो गई। तो इसलिए हम बात करेंगे सदिश निरूपण की, कि जो बल है, बल एक सदिश राशि है। तो हमने अभी तक अदिश फॉर्मेशन ज्ञात किया था, अदिश रूप में ज्ञात किया था। अब बात करेंगे हम सदिश रूप की। तो देखो माना कि Q1 जो आवेश है उसका स्थिति सदिश क्या है? R1 वेक्टर है। क्या है? R1 वेक्टर। माना कि Q1 आवेश का स्थिति सदिश क्या है? R1 वेक्टर। स्थिति सदिश आपने पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, स्थिति सदिश आप पढ़ चुके हो। ऐसे ही Q2 आवेश का स्थिति सदिश क्या है? R2 वेक्टर। क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर। ये वेक्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हम सदिश निरूपण ज्ञात कर रहे हैं। तो Q1 आवेश का स्थिति सदिश R1 वेक्टर, Q2 आवेश का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर। अब देखो Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल लगेगा, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल, Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। तो यहाँ लिख दो Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। देखो Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल, अगर हम इसको व्यक्त करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। F Q1 आवेश पर, तो 1 हो गया। देखो F1 2 वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया? देखो F1 का मतलब हो गया पहला आवेश, 2 का मतलब दूसरा आवेश। तो दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल। ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया किस प्रकार से लिखा गया है? देखो F1 2 वेक्टर का मतलब हो गया दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल। अब इक्वल क्या हो जाएगा? सदिश रूप में लिख रहे हैं, सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? K कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। तो K Q1 Q2 अपॉन, अब देखो यहाँ R स्क्वायर एक दूरी है, दोनों आवेशों के मध्य क्या है? दूरी। यहाँ सदिश रूप लिख रहे हैं तो यहाँ विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन। Q1 और Q2 के मध्य का विस्थापन, और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो यहाँ सदिश के रूप में लिखेंगे तो इसको भी किस रूप में लिखेंगे? सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप में लिखने के लिए मोड लगाना पड़ेगा R1 2 वेक्टर का स्क्वायर।
R12 वेक्टर का मतलब हम पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल ज्ञात कर रहे हैं, तो दूरी कौन सी ली जाएगी, इस दिशा में दूरी ली जाएगी। कौन सी दिशा में दूरी ली जाएगी, इस वाली दिशा में, ऐसे करके। तो ये दूरी कौन सी हो जाएगी, R12 वेक्टर। होगी कि नहीं होगी? अरे Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल ज्ञात कर रहे हैं, तो उस बल ज्ञात करने के लिए कूलॉम के नियम का जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें दूरी आएगी, वो कौन सी आएगी, R12 वेक्टर, Q2 के द्वारा Q1 पर बल। तो R12 वेक्टर आएगी यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर का वर्ग। अब इसको सदिश बनाने के लिए आपको पता है हम एकांक सदिश का गुणा करते हैं हमेशा। एकांक सदिश ही तो उसकी दिशा को व्यक्त करेगा कि ये किस दिशा में, क्योंकि एकांक सदिश का खुद का परमाणु तो इकाई होता है, लेकिन वो उसकी दिशा को जरूर व्यक्त कर देता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, एकांक सदिश R12 कैफ। इसी दूरी का क्या आ जाएगा, या इसी विस्थापन का क्या आ जाएगा, एकांक सदिश। तो इस फॉर्मूले के साथ एकांक सदिश का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन गया, सदिश रूप। ये कूलॉम नियम का सदिश रूप का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल तथा Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या वास्तव में बराबर है। तो हम इसको और चेक कर लेते हैं। देखो सदिश रूप तो यहाँ तक हमने लिख दिया, ऐसे ही हम इसके कारण इस पर बल लगाएंगे, उसका भी सदिश रूप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको आगे और ड्राइव कर लो, F12 वेक्टर, देखो इसको आप आगे भी ड्राइव कर सकते हो। यहाँ लिखो F12 वेक्टर यूकल क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर। देखो R12 वेक्टर कहाँ से आएगा, R12 वेक्टर हमें ये ज्ञात करना है, ये वाला सदिश आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सदिशों का त्रिभुज का नियम, सदिशों का त्रिभुज का नियम पढ़ा है, तो उससे ज्ञात करो। देखो दो क्रमागत सदिश हो गए, सदिशों का त्रिभुज का नियम क्या था, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को या किसी सदिश की किन्हीं दो सदिशों को त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के क्रमागत रूप में व्यक्त किया जा सके, क्रमागत रूप में व्यक्त हो गया, तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के परिणामी को व्यक्त करती है। यही तो पढ़ा है आपने। तो यहाँ R12 वेक्टर ज्ञात करें तो कैसे करेंगे, देखो ये एक, इसकी दिशा ये हो गई, इसकी दिशा ये हो गई, इन दोनों का योग इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। और ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहा है, एक सदिश ये हो गया, एक सदिश ये हो गया, तो इन दोनों सदिशों का योग क्या होगा, इनका विपरीत क्रम में परिणामी होगा या नहीं होगा। अब यहाँ सेम कंडीशन यहाँ बन रही है, एक सदिश की दिशा ये हो गई, एक ये हो गई, और ये इसके विपरीत क्रम में हो गई। इन दोनों के विपरीत क्रम में इस वाले सदिश की दिशा हो गई। जब इसकी सदिश की दिशा होगी तो ये इन दोनों के योग के कैसा होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, हुआ कि नहीं होगा। इन दोनों के योग के बराबर ये हो जाएगा। अब ये हो गया, तो हमें जरूरत किसकी है, R12 वेक्टर की। तो ज्ञात कर लो R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसको इधर ले आओ। तो यहाँ से क्या ज्ञात हो गया, R12 वेक्टर ज्ञात हो गया, इसको इधर ले आओ। देखो इसी प्रकार से R21 वेक्टर ज्ञात कर सकते हो, R21 वेक्टर, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम पहले से ही ज्ञात कर लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। तो देखो R12 वेक्टर क्या है, 1 में से 2 घट रहा है, अरे 12 वेक्टर क्या है, 1 में से 2 घट रहा है, तो 21 वेक्टर क्या होगा, 2 में से 1 घटेगा, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R21 वेक्टर का मतलब क्या है, अगर इसको इस तरफ से कर दिया जाए, ऐसे करके इस दिशा को ऐसे लिया जाए R21 वेक्टर, क्योंकि जब हम Q1 आवेश के कारण Q2 पर जब बल ज्ञात करेंगे तो उसमें दूरी काम आएगी R21 वेक्टर। जब ये वाली दूरी, या हम ये कह सकते हैं जब ये वाला विस्थापन काम आएगा, तो इसकी दिशा क्या होगी, R21 वेक्टर होगी। और ये वाली इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं, R12 वेक्टर कैसे ज्ञात किया है हमने। तो R12 वेक्टर कैसे ज्ञात किया है, त्रिभुज के नियम से। ये दो क्रमागत सदिश हो गए, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, विपरीत क्रम में एक तीसरा सदिश होगा, उसके बराबर होगा। तो हमने R1 वेक्टर क्या रखा है, R12 वेक्टर प्लस R2
वेक्टर। अब हमें ज़रूरत इसकी R12 वेक्टर की, तो इसको इधर ले आओ, तो क्या बचा R12 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो हमें R12 वेक्टर इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, इसकी ज़रूरत है हमें, तो रख दो इसको। क्या हो जाएगा, मॉड लगा हुआ है तो मॉड लगाओ R12 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का वर्ग डॉट R12 कैप एकांक सदिश है, तो R12 कैप क्या होगा, देखो ए कैप का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए कैपिकल क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने। अरे ए कैपिकल क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, सदिश सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा सदिश वाला। तो यहाँ क्या है R12 कैप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन मॉड, इसी की तरह R12 कैप, तो इसमें क्या है ए कैपिकल ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए वेक्टर की जगह ये आ गया R12 वेक्टर अपॉन मॉड R12 वेक्टर, ये तो आएगा। इसको भी ओपन कर दो आगे चल के, तो क्या हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल के Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का वर्ग। यहाँ तक आ गए। अब देखो इनका भी मान रखो, R12 वेक्टर क्या है, R12 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड R12 वेक्टर का वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं है, मॉड R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अंतर इतना ये मॉड में नहीं है, ये किसमें, मॉड में। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। इसको मिटा देते हैं। अब देखो F12 वेक्टर, F12 वेक्टर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ये तो एजिट रहेंगे, तो K Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का Q। देखो मैंने स्क्वायर किया, क्या किया है, Q कर दिया है, ये हो गया Q हो गया, ये स्क्वायर, इस पर एक घात जुड़ गई, तो कितनी घात हो गई, 3 घात हो गई। अरे आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती है घातांक नियम से। तो यहाँ कितना हो गया Q डॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। हम यहाँ तक आ गए, तो ये हमने किसके लिए ज्ञात किया है, F12 वेक्टर, इसका मतलब Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। F12 वेक्टर का मतलब Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल, ये ज्ञात कर लिया। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। इसको एक बार और रिवाइज कर लूँ, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ R स्थिति सदिश आ जाएगा, R12 वेक्टर हो जाएगा, यहाँ भी एकांक सदिश का मल्टीप्लाई होगा तभी वो सदिश कहलाएगा। अब इसको हमने क्या किया, इसका मान रखा है हमने यहाँ से, ये किससे ज्ञात किया है, त्रिभुज के नियम से। R12 वेक्टर किससे ज्ञात किया हमने, त्रिभुज के सदिश वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा दूसरा, उसमें त्रिभुज का नियम दिया हुआ है, उससे हमने ये ज्ञात कर लिया, इनके मान रख लिए। यहाँ R12 कैप है तो ए कैपिकल क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, तो यहाँ R12 कैप क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन मॉड R12 वेक्टर का, सॉरी R12 वेक्टर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हमने क्या किया, इसका मान रख दिया, यहाँ भी इसका क्या रख दिया मान, इसका क्या हो गया Q हो गया, और यहाँ तक हम आ गए। समझ में आ गया कि नहीं। इसी प्रकार से ये तो हमने क्या ज्ञात किया है, Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल, Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। अब हम Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल ज्ञात करेंगे। यहाँ तो इस पर इसके कारण बल, अब इस पर इसके कारण बल ज्ञात करेंगे। तो इस पर इसके कारण जब बल ज्ञात करेंगे तो कौन सा का विस्थापन काम आएगा, R21 वेक्टर वाला। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब इतना स्पेस नहीं है कि यही हो जाए, इसको मिटा के द्वारा करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास फाइनली क्या आ गया है, इसको हम लिख लेते हैं कहीं, क्योंकि ये काम आएगा। तो मैं इस सबको मिटा देता हूँ, ये वाला काम आएगा केवल, इस सबको मिटा लेते हैं। तो इसको वहीं इधर लिख लो, F
1 2 वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा k q1 q2 अपॉन मॉड r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का q डॉट r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये वाला हमने यहाँ इधर लिख लिया है। अब इसको मिटा देते हैं। अब एक बात बताओ, Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल ज्ञात किया है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल, Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर हो जाएगा। अरे वहाँ क्या था, F12 वेक्टर, यहाँ क्या हो जाएगा F21 वेक्टर हो जाएगा। Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल, तो यहाँ क्या हो जाएगा K Q1 Q2 तो सदा आ रहे हैं, ऐसे ही रहेंगे, अपॉन मॉड R21 वेक्टर का वर्ग। सेम जो कंडीशन यहाँ वही कंडीशन यहाँ होगी। ये वाला विस्थापन काम आएगा, ये वाला 21 वेक्टर वाला, ये हम काम में ले चुके हैं, अब ये वाला काम में आएगा। अब डॉट R21 कैफ, इसका सदिश रूप हो गया। अब इसको ड्राइव कर दो पहले की तरह, तो F21 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मॉड R21 वेक्टर क्या है हम ज्ञात कर चुके हैं, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर डॉट ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर। इस फॉर्मूले से क्या इक्वल क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। तो यहाँ क्या हो जाएगा R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर, R21 कैप इक्वल क्या होगा, R21 वेक्टर अपॉन मॉड R21 वेक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। सेम उसी तरीके से अब F21 वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ भी मान रख लो कि Q1 Q2 अपॉन मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का उसके डॉट, यहाँ मान रखेंगे तो क्या आएगा, सेम इसी तरीके से यहाँ से रख दें मान, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। देखो ये Q हो गया, ये स्क्वायर, ये एक पावर है, तो ये क्या हो गया Q हो गया, ये यहाँ की त्यों रहेगा। तो F21 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का Q डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ध्यान से देखो इसको, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब पहले वाले फॉर्मूले इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, जब हमने ज्ञात किया था पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल, उसका एक फॉर्मूला आया था। अब ज्ञात किया दूसरे आवेश पर पहले के कारण बल, इसके द्वारा भी एक दूसरा फॉर्मूला आ गया है। अब इन दोनों की तुलना करो, देखो क्या क्या अंतर है इन दोनों में। ये पहले लिखा हुआ है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि R, देखो ये सेम है, ये क्या है सेम है। आप कहोगे सर सेम कहाँ, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, ये भी तो बात है। यहाँ R2 माइनस R1 है, यहाँ क्या है R1 माइनस R2। देखो इसको भी यहीं लिख देता हूँ, F12 वेक्टर इक्वल क्या है, K Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का Q डॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इनकी तुलना कर लो, तुलना करके देखो क्या आएगा। जब हम इनकी तुलना करेंगे तो देखो ये सेम शकल है या नहीं है। अब इसकी शकल देखो इस मोड वाले की, ये R2 माइनस R1 है, ये R1 माइनस R2 है। अब मैं इनको कह रहा हूँ कि भले ही R2 माइनस R1 है और R1 माइनस R2 दोनों बराबर हैं, मैं दोनों बराबर कर रहा हूँ R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2। क्यों बताओ, सोचो। अरे देखो यहाँ भी मॉड लगा हुआ है, यहाँ भी क्या लगा हुआ है मॉड, दोनों मॉड हो गए। तो इन दोनों का अंतर चाहे R1 माइनस R2 कर लो, चाहे R2 माइनस R1 कर लो, दोनों का जो अंतर आएगा वो तो समान आएगा, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक होगा उसको धनात्मक कौन कर देगा, मॉड कर देगा। तो कुल मिला के इनका जो मान निकलेगा वो कैसा निकलेगा, दोनों का सेम होगा।
होगा कि नहीं होगा? जब दोनों का मान कैसा हो गया, सेम हो गया, तो ये दोनों पद कैसे हो गए, समान हो गए। लेकिन यहाँ समान होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ R2 माइनस R1 यहाँ R1 माइनस R2 है, तो यहाँ कोई मॉड नहीं है, इसलिए अंतर किसका है, केवल यहाँ अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो केवल किसका अंतर है, माइनस का। इसको समझ लो ढंग से, फिर मिटा रहा हूँ इसको। अब देखो इस वाले में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, माइनस कॉमन, या इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, कैसे भी कर लो, तो F1 2 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो K Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का Q डॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, सॉरी इसको कहाँ कर दो, इसको 2 इधर हो जाएगा और 1 इधर हो जाएगा। अरे हमने कॉमन ही तो लिया है, जब माइनस इसमें से कॉमन ले लिया तो ये पलट जाएंगे, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। यहाँ R1 प्लस का है तो ये किसका हो गया, माइनस का, R2 यहाँ माइनस का है तो ये किसका हो गया, प्लस का, क्योंकि हमने माइनस इसमें से क्या ले लिया है, कॉमन। अब ये कॉमन आ गया तो अब शकल देखो इसकी और इसकी, F21 वेक्टर और F12 वेक्टर की अब शकल देखो, अब सेम है या नहीं है? आपको सर इसका R2 माइनस R1 का अंतर है, इसको मैं बता चुका हूँ, मोड लगा हुआ है, दोनों में मोड है, तो राशि दोनों की धनात्मक होगी, मान तो समान है क्योंकि दोनों का अंतर ही ज्ञात कर रहे हैं, मान समान होगा, लेकिन केवल धनात्मक ऋणात्मक का अंतर होगा, उसको धनात्मक कौन कर देगा, मोड कर देगा, वो धनात्मक कौन कर देगा, मोड। अब यहाँ ये तो समान हो गए, इसमें से माइनस कॉमन लेके समान हो गए, तो ये क्या हो गया, F12 वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस लगा लो, ये किसके बराबर है, F21 वेक्टर के, F21 वेक्टर। तुम्हारा ये निष्कर्ष आ गया, आया है कि नहीं आया है, समझ में आ गया कि नहीं? देखो यहाँ हमने क्या किया, केवल इसकी जगह आप क्या रख दो, ये किसके बराबर है, इसकी आप क्या रखोगे, शकल देख लो, ये किसके बराबर है, F21 वेक्टर के, है या नहीं है? अरे ये पूरा पद किसके बराबर, केवल माइनस को छोड़ करके F21 वेक्टर के, तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, F21 वेक्टर। इसे हमने निष्कर्ष निकाला क्योंकि लगने वाले बल तो बराबर हैं, Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल और Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल तो समान है, लेकिन दिशाएं उनकी कैसी हैं, विपरीत। विपरीत का मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है, सारे समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण तो होगा। मैंने ये तो कहा नहीं है ये माइनस है ये प्लस है, अरे Q1 Q2 है, दोनों धनावेश धनावेश मान लो, ऋणावेश ऋणावेश मान लो, और ये दोनों समान प्रकृति के, उन दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका निष्कर्ष क्या ज्ञात हुआ हमें कि Q1 के कारण Q2 पर बल तथा Q2 के कारण Q1 पर बल दोनों कैसे होते हैं, परिमाण उनका बराबर होता है, लेकिन दिशाएं उनकी कैसी होती हैं, विपरीत होती हैं। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह किसको व्यक्त कर रहा है, दोनों के मध्य लगने वाले बल की दिशा को, दोनों के मध्य लगने वाले बल की दिशा होगी कैसी होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इसी को अब अगर बात आती है कि कूलॉम नियम के सदिश निरूपण लिखिए, तो अगर सदिश रूप लिखिए तो सदिश रूप तो क्या हो जाएगा कि F वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन मॉड R वेक्टर का वर्ग डॉट R कैफ, ये तो क्या हो गया, सदिश रूप। अगर स्पेशल बात की है Q1 के कारण Q2 पर, Q2 के कारण Q1 पर, तो 1 2 1 2 1 2 यहाँ लगाना है, और 2 1 लगाना है तो 2 1 2 1 2 1, ये तो सदिश रूप हो गया। और संपूर्ण सदिश निरूपण की बात की जाए कि डेरिवेशन की बात की जाए, तो डेरिवेशन क्या करना है, ये वाला पूरा डेरिवेशन उसमें करना है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे परावैद्युतांक के बारे में। इसमें ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो यहीं तक काफ़ी है।